मैं सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन आज फोर्स एकेडमी के एक नया उद्यम जिसमें जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2019 का मेंस सफलता से पार कर लिया है और इस वक्त वो अवसर ढूंढे कि कहाँ जाकर वो साक्षात्कार की तैयारी करें, उनके उद्देश्य से कुछ कहना चाहता हूँ। इस कहने के पीछे पहले मैं अपना अनुभव बतला दूं। मुझे MPPSC में एज एक्सपर्ट पैनल मेंबर बैठने का काफ़ी अवसर मिला और उसमें जो चीज़ें मैंने देखी और समझी वो मुझे लगता है कि मैं जो साक्षात्कार के हिसाब से प्रतिभागी जाते हैं उनको वो चीज़ें बतलाऊं ताकि उनको तैयारी में आसानी हो। मित्रों, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि लाखों बच्चों के बीच से आपने कंपटीशन करके प्रीलिम पास किया और फिर जिस प्रीलिम में से मेंस देकर आपने साक्षात्कार पाने का अवसर प्राप्त किया। बधाई। अभी तक जो भी पढ़ाई आपने की प्रीलिम और मेंस के लिए या क्लास 1 से लेकर जो भी आपने पढ़ाई किया है उसमें एक सिलेबस था। आपको पता था कि कहाँ पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से मार्गदर्शन लेना है। लेकिन साक्षात्कार जो है वो एक अलग तरह का वो है क्योंकि इसका कोई लेट डाउन सिलेबस नहीं होता है और बच्चे अलग अलग लोगों से अलग अलग मार्गदर्शन लेते हैं और मार्गदर्शन देने वाले अधिकतर वो लोग होते हैं जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार दिया हो, चाहे सफल हुए हैं चाहे असफल हुए हैं। तो इस विषय में मेरा एक छोटा सा निवेदन है। निश्चय ही साक्षात्कार हेतु आपको अलग अलग लोगों के पास जाना चाहिए, उनका अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। लेकिन सफल विद्यार्थी भी जो सफल हुए हैं उनका अनुभव साक्षात्कार के बारे में वो 15 मिनट 20 मिनट जिसमें उनका साक्षात्कार हुआ है या उन्होंने अगर एक से अधिक बार साक्षात्कार दिया है तो 1 2 3 4 गुणा 15 मिनट तो उनको उतनी ही बात का अनुभव है जो जिन प्रश्नों के वो सम्मुखीन हुए हैं, उन्होंने उत्तर दिया या नहीं दिया, जो पूछा गया, जो उन्होंने समझा। लेकिन साक्षात्कार सिर्फ इतना नहीं है। एक विद्यार्थी को समझना होगा जो साक्षात्कार के लिए जाना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है, चूंकि अभी भी समय है, किन बातों पर विशेष ध्यान दें। मैं अपने अनुभव से जो मैंने देखा 2016, 17, 18 के मेंस में बैठकर उन बातों को समझकर आपके सामने प्रेषित करूंगा ताकि आप अपनी तैयारी में उन सावधानियों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ जो परिधान हम पहन के जाते हैं वो उस वक्त के जब आप साक्षात्कार के लिए आते हैं उस समय के जो वातावरण है उसका अनुकूल होना चाहिए। हम गर्मियों में टाई सूट पहन के जाएं, ब्लेजर पहन के जाएं, परेशानी हो। और विशेषकर टाई पहन के जाए और पहला ही प्रश्न हो ये टाई आपने कैसे बांधा, किसने बांधा, आपको टाई बांधना आता है क्या। इसलिए हम अपने को उतना ही सजाए संवारे जितना हम उत्तर दे सकते हैं अपने परिधान के विषय में, और वो एक सामान्य प्रोफेशनल परिधान हो। अगर आपके पास कोई उस तरह के परिधान है, किसी प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक पैंट शर्ट, प्रॉपर पैंट शर्ट, जीन्स वगैरह नहीं, और एक प्लेन शर्ट, अगर सर्दी का मौसम है उसके ऊपर ब्लेजर या कोट उचित वो होगा। महिलाएं साड़ी पहन के जा सकती हैं और सलवार सूट भी पहन सकती है, लेकिन जब सलवार सूट हो वो प्रॉपर सलवार सूट हो, वो किसी डिजाइन का और छाप छूप फल फूल उसमें न बने हो और कोई बहुत ज़्यादा उसमें मतलब नक्काशी ना हो, इस तरह के ड्रेस पहने। क्योंकि पहला ही इम्प्रेशन मनुष्य का दूसरे को देखने के बाद उसका वेशभूषा वगैरह ही होता है। बाल खुले बिखरे हुए ना हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और बाल हाल में हेयर ड्रेसर से करवाया हुआ हो तो ज़्यादा उचित होगा। अगर आप शेविंग करते हैं तो शेविंग उस दिन किया होना चाहिए। ये एक ऐसी तैयारी है जो किसी भी साक्षात्कार में MPPSC, UPSC या किसी भी साक्षात्कार में जो हम जाते हैं
तो जब आप घुसते हैं तो आपको पहले ही देख कर साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को ये लग रहा चाहिए कि ये सीरियस कैंडिडेट है, ये प्रोफेशनल बंदा है और ये कुछ तैयारी करके आया है। दूसरी बात जो है, जो आप फॉर्म भरते हैं जिसमें आप कौन से पद इत्यादि इत्यादि का चयन करते हैं, उसमें और भी कुछ जानकारियाँ होती हैं, जैसे आपका नाम, आपका गृह जिला, और तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं और आपसे प्रश्न शुरू होता है तो आपका प्रश्न आपसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले को क्या पूछा गया है, अगले वाले के क्या पूछा जाएगा, वही आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपके विषय जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया इत्यादि जो किया है, तो मेरा अनुभव है, देखने में आया है, जब भी आपको उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं तो साधारणतः एक जो कैंडिडेट है उसका उत्तर होता है, सर वो तो मैंने बहुत पहले पढ़ा है। तो जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आपने 16-17 साल स्कूल कॉलेजों में बिताए, पोस्ट ग्रेजुएट का जो विषय है, जो ग्रेजुएशन का विषय है, वो एकदम भूल गए 16-17 साल की पढ़ाई, और 1-2 साल जो आपने MPPSC की तैयारी की उसमें जो 4-5 विषय पढ़े हैं वही आपको सिर्फ याद है। तो शायद ये उत्तर जो है वो दर्शाता है कि आप अपने किए हुए पर जिम्मेदारी से जवाब देने को तैयार नहीं हो। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप निश्चय ही अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी विषय है उसका एक सरसरी निगाह से और कुछ चैप्टर्स जिसमें आप विशेषता प्राप्त हैं उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करके जाइए। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बतलाया कि प्रीलिम्स और मेंस के तो एक लेट डाउन सिलेबाई है, साक्षात्कार का कोई सिलेबाई नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा 2000 साल 2500 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था, फूल कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस इन ए मिनट दैट 100 वाइज पर्सन इन 100 years may not be able to reply। पूछा कुछ भी जा सकता है। तो आप जरूर जो आपने पढ़ाई की है 15-20 साल तक, उस पढ़ाई के से एकदम ये कहकर अपने को मुक्त करने का प्रयास न करें कि सर वो तो बहुत पहले पढ़ा था। साथ ही MPPSC के जो विषय जो आपने लिए थे विशेषकर मेंस में, उनमें से कुछ विषय ऐसे जरूर होने चाहिए जब अगर वो पूछें कि चलिए ठीक है MPPSC के जो पेपर हैं जो आपने दिए हैं उसमें से कहाँ पर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा योग्य हैं और उसके उत्तर दे सकते हैं, तो कुछ 1-2 पेपर जरूर ऐसा रहा। उससे तो पूरा ही सिलेबाई आपको, चूँकि अभी हाल में ही परीक्षा दिया है, हालांकि 2019 वालों की परीक्षा भी बहुत पहले हो गई है, 2 साल पहले, फिर भी उसको एक बार जरूर रिहर्स कर लीजिए और वहाँ से उत्तर आएगा। मित्रों, एक बात और, कई बार हमको लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। नहीं, अगर आपको नहीं पता है, गेस करके उत्तर देना किसी भी परीक्षा में, विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार है उसमें गेस करके अनुमान से कोई उत्तर देना उचित नहीं है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती। ज्ञान जो है वो आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 1/10वां हिस्सा पानी के बाहर है, उतना ज्ञान है और बाकी अज्ञानता है। तो हम सबके अंदर बहुत सारी अज्ञानता है, सबको सब कुछ पता हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए नो इज ऑल्सो एन आंसर, ये याद रखिए। सॉरी सर, इसका जानकारी हमें नहीं है। दूसरा, जो विषय की जानकारी है उसमें विशेष आपको बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होकर उत्तर देना है। और मैं कहता हूं कि उत्तर कम से कम शब्दों में दें, जितना जरूरत हो उतने ही उत्तर दें, उससे अधिक कतई न करें। मैं एक उदाहरण दूंगा। हम में से सभी ने 10वीं जब पास की, चाहे CBSE स्टेट बोर्ड कहीं से भी पास किया, तो विज्ञान में एक प्रश्न आता था, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये कभी 1 नंबर का भी प्रश्न होता था, 2 नंबर का भी होता था और 5 नंबर का भी होता था। 1 नंबर का जवाब शायद सिर्फ इतना ही होगा, बिकॉज इट्स नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि ये सब चीज़ों को घोल लेता है। और अगर वो 2 नंबर का होगा तो उसको बतलाना पड़ेगा उसका पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी किसको कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है, उसका क्या, एक डायग्राम भी अगर 5 नंबर का होगा बनाना पड़ेगा। तो यही बात ख्याल रखिए कि आपको अगर 2-3 प्रश्नों का उत्तर में आपको सॉरी बोलना पड़ा जिसका उत्तर आपको नहीं पता था,
और उसके बाद एक प्रश्न आए जिसके बारे में आपको लगता है कि आपने बहुत जानकारी है, तो उसका उत्तर उतना ही दीजिए जितना उस प्रश्न में अपेक्षित है। उसका लाभ ये होगा कि उससे आगे कुछ प्रश्न उसी से आ सकते हैं। जब आपने एक उत्तर दिया है तो शायद उससे आगे एक प्रश्न पूछेंगे, फिर एक पूछेंगे। आपने सारा जानकारी अगर पहले प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया तो वो जो लाभ आपको होने वाला था, संभावित लाभ, वो नहीं होगा। ऐसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्नों का उत्तर, आपके उत्तर से दूसरा प्रश्न न बने, इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा। और कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का, ये सोचकर कि ये सब शब्द का प्रयोग करने से कोई आपकी बहुत झांकी बनेगी, कोई आपका बहुत विद्वता का परिचय मिलना है, कतई नहीं कीजिए। बी योरसेल्फ, साधारण से साधारण शब्दों का प्रयोग कीजिए और उत्तर जितना वो रख सकें, सिंपल रख सकें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। आगे चलेंगे। आपका जो भरा हुआ फॉर्म है उसमें से अब प्रश्न आना, ये सब हिस्सा अगर चला जाए या आगे पीछे हो सकता है कि ये वाला हिस्सा भी पहले हो जाए। प्रश्न आपके नाम से शुरू होता है। अब आपका नाम जिसको लेकर आप 20-25 साल से घूम रहे हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, शास्त्रों से और महाभारत रामायण के पात्रों के नाम भी लोग अपने माता पिता से, जो दादा दादी, रख देते हैं। उस पात्र का चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी कृति, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आपका नाम है तो उस नाम के बारे में आप जाने, जिससे पता लगता है कि जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति है और ये जानकारी लेगा। क्योंकि जो आपका करियर प्रोफाइल है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, उसमें ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। क्योंकि हम ये भी समझ लें कि इंटरव्यू होता क्या है, जब आपने 1400 नंबर की परीक्षा दे दी और उसमें से पात्रता साक्षात्कार का प्राप्त किया, अब 175 नंबर में क्या होने वाला है, क्या चीज है जो 1400 नंबर में नहीं पता जा सका, जो 175 नंबर में पता लगाया जा सकेगा। तो ये बात आपको समझना होगा, ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपकी सुटेबिलिटी की परीक्षा है। कि जो भी व्यक्ति किसी भी सरकार इस तरह के पदों में जाएगा, उसका व्यक्तिगत जो भी उपलब्धि हो, उसके कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब वो जमीन पे जाएगा, फील्ड पे जाएगा, तो उसको बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ेगा जो शायद उसने ना कभी देखा हो ना सुना हो। लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना बुद्धि विवेक होना चाहिए और इतना उसके मन में इतना दृढ़ता होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो काम कर सके। इन चीज़ों का टेस्ट है। कई बार आपको एक्चुअल एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि आप किसी जिले के में डिप्टी कलेक्टर रूप के पदस्थ हैं और वहाँ पर बाढ़ आ गई, दंगा हो गया, इत्यादि इत्यादि इस तरह के प्रकरण, तो आप क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं कि सर जब वो होंगे तब देखेंगे। नहीं, मानसिक दृढ़ता का परिचय है कि हम टूट जाएंगे, कि हम बिखर जाएंगे, बहुत सारी मौत हमारे दाएं बाएं हो रही हो, गोलियां चल रही हो, चिल्ला चोट हो रहा है, लोग आपके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या आप इस दबाव को झेल सकते हैं? इंटरव्यू का ये उद्देश्य है, उसका इसीलिए कोई सिलेबाई नहीं है। लेकिन चूंकि 15-20 मिनट आपको सामने रखा जाता है, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती थी जिससे पता चले इसको जानकारी इकट्ठे करने का आदत है, ये अपने आस पड़ोस की दुनिया से सचेत रहता है। एक प्रश्न तकरीबन सभी को पूछा जाता है, आप क्यों प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? और अधिकतर जवाब जो मुझे ध्यान में है, लोगों ने यही दिया कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मैंने सपना देखा हमारे स्कूल में या कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स के दिन में एक कलेक्टर साहब आए, उसका किसी ने गेट खोला, बड़ा मान सम्मान हुआ, तभी से मैंने सोचा। तो तभी से सोचने के बाद हमने क्या किया, कोई तैयारी की क्या? आपने अगर 11th-12th में अगर कलेक्टर बनने का सोचा या प्रशासनिक सेवा में जाने का सोचा, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, एमटेक क्यों किया, बीटेक क्यों किया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्यों किया? तो आपका जवाब सबसे पहले जो इस तरह की जो जिन चीज़ों को मैं बतला रहा हूँ, इन लोगों का एक जवाब स्वयं बनाइए, अपने लिए उत्तर बनाइए और उसको एक शीशे के सामने खड़े होकर दीजिए और देखिए क्या वो जवाब आपको भाते हैं। आर यू कन्विंस्ड कि ये सही जवाब है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमने बीटेक किया है अब हम एमपीपीएससी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
ये आपका चयन है। उस वक्त आपको लगा 12वीं पास करने के बाद कि कोई प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए जिससे आपका करियर बने, और जब वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज थे उसको देखने के बाद लगा नहीं, आपको शायद वो नहीं भाएगा, आपको कुछ और भाएगा। सत्यता का सहारा लीजिए, इधर उधर की बातें नहीं कि मेरे पिताजी का भी सपना था, दादाजी का भी सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं। कोई किसी के सपने से नहीं बनता है। और जैसा हम सब ने सुना होगा, पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने आंख खोल कर देखो और ऐसे सपने देखो जिसके बाद आपको नींद ना आए। तो आपने अगर सपना देखा तो उसका प्रयास क्या किया था, वो दिखना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके उत्तरों में। आगे चल के मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को जो परीक्षार्थी है साक्षात्कार के लिए जाते हैं, उनसे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। साधारणतः शुरू होता है कि इस मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। कई बच्चे इसका भी सही जवाब नहीं दे पाते, कभी 9 कहते हैं, कभी 10 कहते हैं। अगर सही जवाब दे दिया तो उनको पूछा जाता ठीक है इनका नाम बतलाइए। अब वो इधर उधर से शुरू करते हैं, इंदौर बतलाए, उज्जैन बतलाए, फिर कहीं और चले गए। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जब तैयारी करें तो मध्य प्रदेश के पूरे मानचित्र को अपने दिमाग में इस तरह से बैठा लीजिए कि एक साइड से शुरू कीजिए, कभी आपसे कुछ छूटेगा नहीं, गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न ज्यादातर होता है अपने गृह जिले के बारे में। अब आप धार के रहने वाले हैं, धार के बारे में प्रश्न होंगे। जैसे ही आपको लगा कि वहाँ पर एक वो है भोजशाला है, वहाँ पर हर साल कुछ गड़बड़ी होती बसंत पूर्णिमा, सर वो ऐसा है ना कि मैं बहुत दिनों से इंदौर में हूँ। आपने पता दिया है, आपने जानकारी आपने दी है कि आप वहाँ आपका परमानेंट एड्रेस हुआ है, वहाँ आपका जन्म हुआ है, आपको उसके बारे में नहीं पता, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मेरा अगला निवेदन सभी से है, आप अपने गृह जिला के विषय में चाहे वहाँ पर कितने भी समय रहे हो, पूरी जानकारी रखें। वहाँ का फ्लोरा फौना, कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, कोई बांध है, वहाँ पर कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पर किस तरह के प्राणी हैं, उनकी संख्या संभावित कितनी है, उससे कि वहाँ के वातावरण पर क्या असर पड़ता है, वहाँ की मुख्य खेती क्या है, मुख्य पैदावार क्या है, तो वहाँ के लोग कौन से हैं, वहाँ कितने भील गोंड रहते हैं, ये सब जानकारी। क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, आपको आगे चलकर आपको अपने गृह जिले के बारे में ही नहीं पता है तो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में कैसे पता होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप तैयारी करके जा सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर सफलता से आप करेंगे तो एक कॉलम आपने लिखा हुआ है हॉबी, और उस हॉबी के कॉलम पे ज़्यादातर मेरा देखने में जो आया है, या तो लड़के हैं तो क्रिकेट लिख देते हैं, लड़कियां हैं तो उसमें पाक शास्त्र लिख देते हैं, कुकिंग। तो कुकिंग हॉबी हो सकती है, लेकिन वो कुकिंग नहीं जो मजबूरी में की जाए कि भाई घरों में लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वो भोजन बनाना सीखे ताकि ससुराल में जाकर कोई दिक्कत न हो, वो नहीं। कई ऐसी महिलाएं होती है, पुरुष भी होते हैं जिनको किचन की ओर देखना भी पसंद नहीं। मेरी स्वयं की बेटी को किचन बहुत नापसंद है। तो हॉबी वो चीज़ होती है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में हमारी बहुत सारी असफलताएं होती हैं, और उन सफलताओं से जब हम सम्मुखीन होते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। लेकिन जब आप सरकारी पदों में जाते हैं तब आपके व्यक्तिगत दुखों के साथ सरकारी दुख भी जुड़ जाता है। कहीं आंधी आ गई, तूफान आ गया, फसल नष्ट हो गए, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसमें सरकारी दुख हैं उसको भी आपको सुलझाने की और या झेलने की क्षमता है कि नहीं, ये देखने के लिए हॉबी का किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरे गए पद में ये जरूर प्रश्न होता है, व्हाट इज योर हॉबी। चाहे वो बैंक IAS IPS वगैरह में तो है ही है, वो बैंक के अधिकारियों के लिए भी है, अधिकारी पद के लिए इस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि उसको व्यक्तिगत जो असफलता है या दुख है या स्ट्रेस है, उसके सिवाय कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए भी बहुत सारे स्ट्रेस झेलना होता है। इसलिए ऐसा कोई आप हॉबी चुने जिसका इफेक्ट जो है डी स्ट्रेसिंग हो। ये फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह नहीं हो सकता है, क्योंकि आप व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब बहुत अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, तब आप क्रिकेट नहीं खेलने लगते हैं या खाना बनाने नहीं लगते हैं। गाना बजाना, संगीत, कुछ पढ़ना, एकांत में खेल सकें ऐसी कोई चीज़ जो आपकी प्राइवेसी में, आपके उस कठिन क्षणों में आपको संबल दे सके, उनको हॉबी कहेंगे। तो ये चीज़ें जो है सामान्यतः दिमाग में रख के आप
प्रतियोगिता के साक्षात्कार की तैयारी करिए। मैं सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन अपने फोर्स एकेडमी का बेदा कम्प्लेक्स में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार की तैयारी होगी, उसमें अगर आप हमारे साथ आएंगे तो मैं वहाँ मिलूँगा और आपके और प्रश्नों के जवाब